नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है उसके हिस्से का सुख। इसे लिखा है शोभा रानी गोयल ने। और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो शेयर भी करें। साथ ही जो लोग नए आए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की रात कुछ ज़्यादा ही रोशन थी। आसमां भी पूरे शबाब पर था। शहर की सबसे बड़े होटल शांता क्रूज के हॉल की चकाचौंध को देखकर कोई भी अनुमान लगा लेगा कि आज की रात सितारे जमी पर उतरकर जमी के साथ कत्थक ताल करने वाले हैं। आज पूरा होटल अविकार खंडेलवाल ने अपने देश विदेश से आए मेहमानों के लिए बुक किया था। अवसर था मिस्टर एंड मिसेज खंडेलवाल की 28वीं मैरिज एनिवर्सरी का। पूरा हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। ग्रे कलर की सूट में अविकार और ऑफ वाइट कलर की साड़ी में सजी धजी उनकी वाइफ अनुज्ञा आने जाने में वाले मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। पार्टी अपनी पूरी रंगत पर थी। रंग बिरंगी रोशनी में नहाई और तरह तरह के पकवानों के शौकीन लोगों के लिए यहाँ हर तरह का लुत्फ था। पीछे कहीं मध्यम बस्ती धुन माहौल को और भी रंगीन और जानदार बना रही थी। अविकार और अभिज्ञा के सामने चौकोर आकार का डबल स्टोरी केक लाया गया था। अविकार ने एक मोहक मुस्कान के साथ अनुज्ञा का हाथ पकड़कर केक काटा। हैप्पी एनिवर्सरी की ध्वनि से पूरा हॉल गुंजायमान हो गया। दोनों ने मेहमानों द्वारा लाए गए बुके, गिफ्ट और वाउचर लेकर सबका अभिवादन किया। फ्री होकर अविकार अपने कुछ विदेशी मेहमानों के साथ बिजी हो गए। अनुज्ञा बेटर को सभी मेहमानों के लिए केक सर्व करने का निर्देश देने लगी। तभी पीछे से एक मधुर आवाज़ कानों में रस घुलती प्रतीत हुई। हैप्पी एनिवर्सरी क्या? अनुभा ने उसे एक गुलाब का फूल थमाते हुए व्यंग से कहा। किसी और के सुख की 28वीं एनिवर्सरी मुबारक हो गया। अनुज्ञा दी का वह मंतव्य समझ गई। उसके अंदर कुछ दरक गया, फिर भी खुद को संयत करके बोली, दी आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं मेहमानों से मिलकर आती हूँ। पार्टी, क्लब और लोगों की भीड़ भाड़ अनुज्ञा को कहाँ सुहाती थी। वह तो बहते समंदर की लहरों के साथ अठखेलियाँ करना चाहती थी। पहाड़ों से जी भर के बातें करना, पक्षियों की तरह उड़ना, बारिश की बूंदों के साथ नृत्य करना और अपने माउथ ऑर्गन के साथ गुफ्तगू करना उसका प्रिय शगल रहा। आड़ी तिरछी रेखाओं को उकेर कर अपनी पसंद के रंग भरकर अपना कैनवास सजाना चाहती थी। किसी और के सुख को पाना उसकी लालसा कभी नहीं रही। वह तो किसी की फेंकी हुई पेंसिल तक नहीं उठाती थी, फिर किसी और का सुख। उसने धीमी आवाज़ में चलते म्यूजिक पर ध्यान केंद्रित करना चाहा, पर असफल रही। अनुज्ञा ने पार्टी से खुद को अलग कर एक शांत कोना पकड़ लिया। बरसों पुरानी कूदती भांति अनुज्ञा अपनी आंखों के सामने आ गई। वह बीए अंतिम वर्ष में थी। कॉलेज का आखिरी साल, सपनों की उड़ान भरने के दिन। पापा मिस्टर शाह चाहते थे कि वह पीएचडी करे और किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो जाए। 3-4 पीरियड पढ़ाना, बाकी समय अपने घर को देना। पापा उसे पेट नेम ज्ञा से ही बुलाते थे, क्योंकि वह अक्सर ज्ञान की बातें किया करती थी। जबकि दीदी, जो उससे 2 वर्ष बड़ी थी और एमए अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी, को अनु के नाम से बुलाते थे। उन दोनों बहनों के नाम मिलते जुलते थे। दीदी का नाम अनुभा और उसका खुद का नाम अनुज्ञा। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। एक ही कद काठी की होने की वजह से अक्सर एक दूसरे के कपड़े शेयर करती। हालांकि दोनों के रंगों में अंतर था। जहाँ अनु सुंदर और आकर्षक थी, वहीं अनुज्ञा दबे रंग की थी। दोनों के स्वभाव में भी अंतर था। अनु चंचल स्वभाव की थी, जो मन में आता वही करती। नियम कानून उसके लिए नहीं बने थे। उसे दायरों में कैद होना नहीं सुहाता था। जबकि ज्ञा शांत, प्रिय, लीक पर चलने वाली और सही गलत की परख करने वाली थी। माँ के कामों में हाथ बटाना उसका प्रिय शौक था। खाली वक्त में पेंटिंग बनाती थी। आड़ी तिरछी रेखाओं से बाहर निकलकर कुछ जिंदगी के मजे लिया कर ज्ञा अक्सर अनु उससे कहती, चल आज तुझे मूवी दिखा लाती हूँ। नहीं दी, मेरा दिल नहीं लगता इन फिल्मों में, आप जाओ एंजॉय करो। कितनी बोरिंग है तू, देखना तुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, कहकर अनुभव से कोहनी मारकर निकल गई। कुछ दिन बाद आंगन में बैठी कैनवास पर तन्मयता से पेंटिंग करने में जुटी थी। लगभग पूरी होने वाली पेंटिंग को देखकर वह मुस्कुरा रही थी। हवा के साथ लहरा कर आए बालों को वह बार बार अपने हाथों से कान के पीछे ले जा रही थी, जिससे कुछ रंग उसके चेहरे पर लग गया था, जिसका उसे पता नहीं था। लाजवाब पेंटिंग, बहुत सुंदर रंगों से सजाया आपने। आवाज़ की दिशा में उसने देखा। वह सकपका सी गई। छत की मुंडेर पर बैठा एक अनजान शख्स उसे कितनी ही देर से पेंटिंग बनाते देख रहा था। उसे उसका भान ही नहीं था। आपका रंग संयोजन काफ़ी अच्छा है, उसने पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। जी जी धन्यवाद, हकलाते हुए वह बोली। क्या मैं नीचे आकर निकट से आपकी पेंटिंग देख सकता हूँ?
उसने इजाज़त के भाव से पूछा। वह कुछ बोलती इससे पहले ही पड़ोस वाली भाभी सुगंधा की आवाज़ गूंजी। पूछने की क्या ज़रूरत है, अपना ही घर समझ ही से। जा जाकर देखा पेंटिंग। अनुज्ञा अपनी कुछ और पेंटिंग इसे दिखा देना। अपरिचित मत समझना, यह मेरा भाई राज है, फौज में है, कुछ दिन हमारे साथ रहने आया है। सुगंधा भाभी उनके पास वाले घर में रहती हैं। अच्छे संबंध हैं। छत पर दीवार छोटी होने के कारण अक्सर शाम को दोनों बहनें हम उम्र भाभी सुगंधा से गप्पे मारने छत पर चली आती थी। वाह, आपने इस धरा को नीला रंग देकर इसे काफ़ी खूबसूरत बना दिया है, और इस पेड़ को ठूठ दिखाकर शायद कोई मैसेज दे रही हूँ। और पेंटिंग को लेकर वह सवाल पर सवाल करता रहा और जवाब देती रही। वह अचानक से राज ने पूछ लिया, क्या आप दो पेंटिंग एक साथ बनाती हैं? मतलब? अनुज्ञा ने हैरानी के भाव से पूछा। मतलब यह कि एक पेंटिंग कैनवास पर और दूसरी अपनी फेस पर, कहकर वह खिलखिला दिया। वह शर्मा गई। फिर दोनों एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़े। दूसरी ओर सुगंधा भाभी कोफ्ते की प्लेट पकड़े दरवाजे पर खड़ी दोनों को देखकर मुस्कुरा दी थी। उस रात जब वह बिस्तर पर सोने गई तो उसने तय किया कि अब वह किसी को अपनी पेंटिंग नहीं दिखाएगी। एक पेंटिंग को लेकर इतने सारे सवाल कौन करता है? एक दृश्य ही तो कल्पना में उतार कर पेंट करते हैं, इसमें संदेश क्या ढूंढना? लोगों को कोई काम धाम है या नहीं? उस दिन शहर में पुस्तक मेला लगा था। कुछ अच्छी किताबें खरीदने के लालच में अनुज्ञा वहाँ पहुँची। वहाँ उसकी मुलाकात राज से हुई। फिर तो बातों का सिलसिला चल निकला। दोनों देर तक बातें करते हुए पूरा पुस्तक मेला देख रहे थे। थकान महसूस होने पर पास ही कैफ़े में कॉफ़ी पीने निकल गए। लाइफ में आगे क्या क्या करना है, क्या क्या पसंद है, से लेकर भूत भविष्य, कॉलेज के किस्से, सहेलियों की बातें और कुछ सीक्रेट शरारतें सब कर ली। आज से पहले अनुज्ञा को इतनी बातें करते हुए कभी न देखा था। दूसरी तरफ राज को, जो कि फौज में था, साल भर में 20 दिन की छुट्टियां नसीब होती थी, तभी घर आ पाता था। एक सड़क दुर्घटना में माता पिता को खो दिया तो खाली घर में जाकर करता भी क्या, इसलिए अपनी दीदी सुगंधा के पास चला आया। इस बार छुट्टियां उसके लिए सौगात लेकर आई हैं। वे दोनों अक्सर मिलते थे। अनुज्ञा को राज भाग गया था, यह बात वह किसी से कह नहीं पाई। फिर कभी राज की तरफ से उसे कोई इशारा भी नहीं मिला। उसे लगता शायद मरुस्थल में रेत प्यासी है और नीर की तलाश अभी लंबी है। शायद राज उसका एक भ्रम भी हो। फिर भी उसका दिल नहीं मानता था। वह हर पल राज के साथ गुजारना चाहती थी। राज के सामने वह बोल कुछ नहीं पाती। राज के ड्यूटी लौटने का समय आ गया था। अनुज्ञा का दिल चाह रहा था राज रुक जाए, लेकिन फौजी कहाँ ठहरा करते हैं। राज साहब, क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? रुआसे स्वर में अनुज्ञा ने पूछा था। भविष्य तो नहीं पता, लेकिन चाहूँगा हम फिर से मिलें, और ऐसे मिले कि हमेशा के लिए एक हो जाए। वह अनु के हाथ को हौले से छूकर वहाँ से चला गया। अनुज्ञा जड़बत होकर रह गई थी। बस समझ नहीं पाई कि राज क्या कह कर गए, लेकिन उसकी जो वो छुअन तन मन को सिहरा गई थी। वह घंटों तक सुध-बुध खोई बैठी रही। अनुज्ञा को भी पता नहीं था कि वक्त कौन सी करवट लेने वाला है। वह एक उम्मीद के सहारे इस वर्ष को के गुजरने का इंतजार करने लगी, जब तक वह राज की यादों में खो जाती थी। ना किसी से ने प्यार का इजहार किया, ना ही साथ का वादा। फिर भी उसके मन के किसी कोने में इश्क का अंकुरन हो चुका था। एकांत में अपनी रंगकुची के साथ अपने प्रियतम की कल्पना मात्र से ही न जाने उसकी कितनी तस्वीरें बना डाली। इन तस्वीरों को देखकर सुखद एहसासों में खो जाती थी। कुछ महीने बाद घर में हलचल सी होने लगी। पापा ने अनुभा दीदी की एक बड़े उद्योगपति के बेटे से शादी तय कर दी थी। दी को यह मंजूर नहीं था। उसने पापा को जब अपने दिल की बात कही तो पहले पापा ने बिना कुछ सुने ही मना कर दिया, लेकिन मम्मी के जोर देने पर कि एक बार मिल लो तो क्या पता हमारी अनुभा की पसंद ज़्यादा अच्छी हो, मिलने में क्या हर्ज है, तब जाकर पापा दिनकर से मिलने को तैयार हुए। दिनकर एक सौम्य व्यक्तित्व का धनी था। देखने में भले ही साधारण था, मगर लगन का पक्का था। मध्यम वर्गीय परिवार, लड़की की छोटी नौकरी और विजातीय होना दीदी के लिए घातक बन गया। पापा ने अपना फैसला सुना दिया था। जहाँ पहले दीदी का रिश्ता तय किया गया है, शादी वहीं होगी। धनाढ़ परिवार की एक कंपनी में एमडी लड़के के सामने सरकारी क्लर्क हार गया। शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे। घर में तैयारियां शुरू हो गई थी। माँ पापा ने गहने, कपड़े और घर गृहस्थी का सारा सामान खरीद लिया था। हल्दी से लेकर मेहंदी तक की सारी रस्में हंसी खुशी संपन्न हो रही थी। बहन की शादी की खुशी क्या होती है, यह शब्दों में बताना संभव नहीं है, लेकिन अनुभा का बेमन से रस्मों में बैठना दिल को चुभ जाता था। दी की हालत अच्छे से जानती थी, फिर भी क्या चुप रही।
दी की हालत जानते बूझते भी चुप रह जाना ज़्यादा पीड़ादायक था। कभी कभी चुप रह जाना घातक भी होता है। यह बात वह उस समय समझ नहीं पाई थी। अनुभा भले ही दुल्हन बनने जा रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और अटका हुआ था। अनुभा बिल्कुल खामोश थी। यह तूफान से पहले की शांति थी। उन्होंने शादी के दिन उसे अपने पास बुलाया और बोली, देख क्या, आज घर में मेरा आखिरी दिन है, मैं जा रही हूँ। सभी चाहते हैं मेरे जाने के बाद तुम मम्मी पापा का ख्याल रखना, सब संभाल लेना। जानती हूँ तेरे लिए मुश्किल होगा, पर तू बड़ी धैर्य वाली है, सब संभाल लेगी। कुछ रुक कर उसने फिर से पूछा था, संभाल लेगी ना क्या? हाँ दी, आप फिक्र ना करें, मैं मम्मी पापा का ध्यान बराबर रखूँगी। तब कहाँ समझ पाई थी क्या कि अनुभा दी के शब्दों का अर्थ। दीदी इतना बड़ा दंश देने वाली है जिसकी चुभन ताउम्र सालती रहेगी। शाम को अनुभा पार्लर निकल गई। शादी में सब बिजी थे। स्टेज सज चुका था, मेहमान आ चुके थे, मम्मी रस्मों में बिजी थी, पापा भी बारात के स्वागत में लगे थे। बैंड बाजे की धुन पर झूमती हुई बारात आ चुकी थी। तोरन मारने के बाद दूल्हे राजा स्टेज पर अपनी दुल्हन का इंतजार करते हुए बैठ गए। खास इस मौके पर सिलवाई ड्रेस, लहंगा चोली और चुंदरी सजी धजी अनुज्ञा साक्षात अप्सरा लग रही थी। ज्ञा ने एक गुलाब का फूल भेंट कर अपने भाभी जीजाजी की चुटकी ली। क्या जीजाजी, जरा नजरें हम पर भी इनायत कीजिए। दूल्हे राजा मुस्कुरा दिए। एकाएक मम्मी ने अनुज्ञा को आवाज़ लगाई, ज्ञा इधर आना, थोड़ा जल्दी। लहंगे को संभालती वह स्टेज से उतरकर सीधे मम्मी के पास पहुंची। मम्मी उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गई। क्या सच बताना, पार्लर जाने से पहले अनु से तेरी कोई बात हुई थी क्या? तुझसे उसने कुछ कहा था क्या? नहीं मम्मी, अनुदी से मेरी कोई बात नहीं हुई। क्या हुआ मम्मी, अनुदी को क्या हुआ? उसे कुछ हो जाता तो अच्छा होता, यूं हमें शर्मिंदा न होना पड़ता। पापा भी घबराए हुए सिर पकड़ कर बैठे हुए थे। इस लड़की ने सब खत्म कर दिया। अब मैं लोगों को क्या जवाब दूँ? बदहवास से पापा को देखकर अनुज्ञा सहम गई। मम्मी लगातार रोई जा रही थी। ऐसी हालत देखकर वह अनुमान लगा चुकी थी कि कुछ तो अप्रत्याशित घटित हुआ है। कोई ऐसी बात जो अनुभा दीदी से जुड़ी हुई है। पर क्या? उसका भी दिल बैठा जा रहा था। थोड़ी देर में बुआ जी और मामी जी आ गए। पापा को संतावना देने लगे। मामा जी बोले, कुछ तो करना पड़ेगा केपी, यह शादी नहीं हो सकती, यह हमें बताना तो पड़ेगा ना। ज़्यादा देर नहीं कर सकते, वर पक्ष को समझाना होगा। पापा कंपकपाती आवाज़ में बोले, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही, जिस सच को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बताओ कैसे कह दूँ यह शादी नहीं हो सकती। कौन सा मुँह लेकर उनके सामने जाऊँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। बुआ जी ने एक अलग ही राग अलापना शुरू किया। भाई मैं तो पहले ही बेटियों की उच्च शिक्षा के खिलाफ थी। इतना क्या ज़्यादा पढ़ाना लिखाना, देख लिया ना उसका नतीजा। लड़कियों को ज़्यादा छूट देने से उसी का फ़ायदा उठाकर यह दिन दिखा देती हैं। अनुभा ऐसा करेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे अपनी दोनों बेटियों पर नाज था। उस नाज का अब क्या अचार डालोगे भैया? भाग गई आपकी बेटी अपने उस प्रेमी दिनकर के साथ। बुआ भी गुस्से में बोल पड़ी। तभी एक रिश्तेदार ने सुझाव दिया कि लड़की वालों से बात करो केपी, अनुभा शादी के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, क्या अनुज्ञा की शादी उनके बेटे से कर दें? घर की बात घर में रह जाएगी, वैसे भी अनुज्ञा शादी लायक हो चुकी है। पापा मम्मी को रोशनी की एक किरण नजर आई। उन्होंने कातर दृष्टि से अनुज्ञा की ओर देखा। अनुज्ञा जड़ हो गई। सोचने समझने की शक्ति उसमें बची ही नहीं। पहले अनुहादी का पार्लर से गायब हो जाना और अब अचानक ज्ञा की शादी की बातें उठना, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। दरअसल पार्लर से तैयार होने गई अनुभा वापस नहीं लौटी। वह वहीं से दिनकर के साथ कहीं दूर चली गई थी। उसने एक संक्षिप्त पत्र भिजवा दिया था। पापा मैं चाहकर भी दिनकर को नहीं भुला पाई। कोशिश की थी मैंने आपकी पसंद से शादी करने की, मगर मैं नाकामयाब रही। मुझे माफ़ कर देना पापा। एक बात कहना चाहूँगी, मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है और उसके रंग इंद्रधनुष जैसे। गुड बाय पापा। यह खत मामूली नहीं था, पूरा का पूरा एटम बम था जो शाह परिवार को तबाह कर रहा था। अनुज्ञा को अब सुबह सवेरे दीदी की कही बातें याद आने लगी। इन सबसे जो सबसे आहत हुआ वह था केपी शाह। बिलखी पड़े, अनु ये क्या किया तुमने? यूँ पिता के सिर पर कलंक लगाना था क्या? देर होते देखकर बड़े पक्ष के खेमे में भी फुसफुसाहट होने लगी। यथा स्थिति जानने के लिए दूल्हे के पापा और कुछ बुजुर्ग शाह परिवार के पास पहुँचे। शाह परिवार की हालत देखकर भी सकते में आ गए। केपी ने देखा तो फपक पड़े। अनमोल खंडेलवाल एक सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने ज्ञा के पापा को चुप करवाया, उनको संबल दिया, फिर सारा माजरा समझा। एक बारगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन हालात और वक्त को संभालना उन्हें बखूबी आता था। कुछ देर सोचने विचारने के बाद उन्होंने अनुज्ञा का हाथ अविकार के लिए मांग लिया। बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। यदि अनुभा को कोई पसंद था तो पहले उसकी सुननी चाहिए थी केपी। बच्चों से ज़बरदस्ती नहीं की जाती। अब एक दूसरे को कोसने और शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। हमें समझदारी से काम लेना है। दोनों परिवारों की इज्जत कैसे बचाई जाए, इसका एकमात्र उपाय अनुभा का विकल्प ढूंढना है। वह विकल्प
अभी सिर्फ अनुज्ञा ही है, चाहे न चाहे हमें ऐसा करना ही होगा। हम तुम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना रहे। अगर ऐसा ना करना चाहो तो मेरे साथ बाहर चलो। सभी मेहमानों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेते हैं। लोगों की बातों का हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। पापा अनुदी के जाने से टूटकर बिखर गए थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वे लोगों से कह सके कि यह शादी नहीं हो सकती। काश अनुदी समझ पाती। उसके इस तरह चले जाने से यहाँ सब कुछ बिखर गया है। बेटियां भी विकल्प होती हैं क्या? एक बेटी अपनी खुशी की खातिर मंडप छोड़ गई तो उसकी जगह दूसरी बेटी को फेरे लेने बिठा दोगे? लड़कियां किसी कपड़े की भांति होती हैं क्या? एक को फिट नहीं आया तो चलो दूसरी पहन लेंगी। माँ से सुना था कि शादी दो परिवारों का मेल है, मगर उससे कहीं ज़्यादा दो अजनबी साथ साथ चलने का वादा करते हैं, एक दूसरे के साथ निभाने का, एक दूसरे से प्यार करने का और एक दूसरे का हमकदम बनने का। इस जबरदस्ती के बंधे बंधन में क्या यह संभव होगा? कोई मुझसे भी तो पूछे मैं क्या चाहती हूँ। मेरी भी अपनी पसंद हो सकती है ना। फिर अभिकार मुझसे शादी करने की स्वीकृति देंगे? उन्होंने भी तो मन मुहूर्त में दी को बैठा लिया होगा। जिस शादी में दोनों का मन ना हो वह रिश्ता निभ पाएगा? विकल्प के तौर पर अनुज्ञा के लिए अभिकार ने भी अपनी सहमति दे दी। यह वह वक्त था जब तर्क वितर्क से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। अभिकार खुद समझ ही नहीं पाए उन्हें क्या करना है। वे इस असमंजस में थे कि वे अपने पापा का मान रखें या अपनी जिंदगी का खुद फैसला करें। चुनाव करने के लिए समय नहीं था, इस पार या फिर उस पार। जो भी हो, दोनों ही हालात में हार अभिकार और अनुज्ञा की तय थी। वे दोनों ना तो अपने जनक को सिर झुकाते देख सकते थे और ना ही खुद कुछ कर पाने की स्थिति में थे। दोनों के पास अब कोई चारा नहीं था। जिंदगी चाहे बेशक ले जाए। कांपते हाथों से शाह ने जब ज्ञा के सिर पर हाथ रखा, रूंधे गले से बोले, अनु की तरह तू मुझे मायूस नहीं करोगी। वह कुछ नहीं बोल पाई। उसकी जवां तालू से चिपक कर रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब क्या होने वाला है वह नहीं जानती। सब कुछ यंत्रवत होता चला गया। दुल्हन बन वह विकार के घर आ गई। बुझे मन और उतरे चेहरे से उनकी माँ ने अनुज्ञा का स्वागत किया। अनुज्ञा कुछ घंटे के घटनाक्रम में यह समझ चुकी थी कि आगे का रास्ता कठिन है। मुँह दिखाई की रस्म में उसे बहन के भाग जाने के ताने उलाहने सब मिले। वह झुकी नज़रों से सब बर्दाश्त कर गई। पहली रात को अविकार ने उसे साफ साफ कह दिया, शादी हालात के दबाव में आकर कर तो ली, लेकिन अनुभा की जगह तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मैं जानता हूँ अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए पत्नी और इस घर के सारे हक तुम्हारे होंगे। लेकिन मन के एक हिस्से में अनुभा के लिए जो स्थान बन गया है वह कभी मिट नहीं सकता। अभी सामान्य होने में वक्त लगेगा। तब तक के लिए गुड नाइट। अभिकार काउच पर सो गए। अनुज्ञा तो किसी से कुछ कह नहीं पाई। हालात से मजबूर होकर मैंने भी शादी की है। मेरे शौक, मेरी पेंटिंग, मेरी जिजीप्सा और मेरा वो अधूरा ख्वाब एक हवा के झोंके के साथ सब उड़ गया। देर तक वह बिसुरती रही। कभी सोचती काश मैं भी पलायन कर गई होती। पग फेरों पर जब वह गहने कपड़ों से लकदक होकर बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मायके पहुंची तो माँ बाप की आंखें भर आई। वे दोनों बेहद खुश थे। उसके हालचाल पूछे, दुलारा भी। उनकी आंखों में अनुदी का गम झलक रहा था। पापा को देखकर लगा इस हादसे के बाद वे बूढ़े से हो गए हैं। मम्मी ने उसकी साड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, यह सुख तो हमने अनु के लिए चुना था, उसका सुख तेरे भाग्य में था। वो निर्मोही से ठुकरा कर चली गई। किस्मत की लकीरें देखो तो कैसे पलट जाती हैं। कहीं कुछ तीर सजाकर लगा। उसका सुख यूं ही तो मुफ्त में नहीं मिला। क्या इस सुख की कीमत मैंने अपने सपनों और ख्वाबों को नोच कर नहीं चुकाई? फिर भी गहने कपड़े सुख की गारंटी देते हैं क्या? मेरे अंदर कौन सा तूफान चल रहा है, मैं क्या चाहती हूँ यह जानने की कोशिश नहीं की माँ आपने। सुगंधा भाभी ने भी ताना कस दिया था, राज कहाँ इतने महंगे सुख दे पाता। बड़े घर में शादी करने का मौका मिला, आपने तुरंत लपक लिया। मैं थक रह गई। किसी ने मुझे नहीं समझा। जिसके मन में जो आ रहा था वह मुझे सुना रहा था। यह सब क्या मैंने जानबूझकर किया है? मैंने कब चाहा कि मुझे धनवान बनना? मेरे जीवन की यात्रा मुझे खुद तय करनी थी। मैं जोर जोर से चीखना चाहती थी, पूछना चाहती थी, यह सब मेरे साथ क्यों? आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई और सवाल मेरे दिल को बींधते रह गए। ज्ञा ने अपनी शादी को स्वीकार कर लिया। एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर अपने कर्तव्य को निभाने में जुट गई। उसने अपने आप को घर के कामों में झोंक दिया। एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाकर खिलाती, घर को अच्छे से रखती। अभिकार उसके प्रति तटस्थ रहते, पर अनुदी को भूल जाना चाहती थी।
लेकिन जब तब चाहे अनचाहे वह उसके सामने आ खड़ी होती। उस दिन पहली रसोई में खीर चखते समय मम्मी जी ने शगुन में कंगन दिए अपने हाथों से अनुज्ञा को पहनाते हुए बोल पड़ी, बनवाए तो तुम्हारे दी के लिए थे, सोचा था घर की बहू के हाथों में सजेंगे। उसके हाथ गोरे हैं ना, मगर कोई बात नहीं, अब तुम भी इस घर की बहू हो। अब उसके लिए चाहे हमने खरीदे हो, पर पर अब तुम्हारा हक है, ये कंगन तुम्हें मुबारक। वे कंगन अनुज्ञा के हाथ के लिए हथकड़ी के समान थे। उसने फिर कभी नहीं पहने। उसका वहाँ रहना, उसका खाना, उसकी सोच और वजूद सब दीदी के छोड़े हुए हिस्से के सुख में दब कर रह गया। अनायास ही वह दीदी के प्रति आक्रोश से भर उठी। गुजरते वक्त के साथ साथ सब ठीक हो रहा था। मम्मी जी और पापा जी ने उसे न केवल बहू का स्थान दिया था, बल्कि बहू होने के सारे अधिकार दे दिए थे। अब अनुभा का नाम कम लिया जाता था। अविकार भी उसे पत्नी का हक दे चुके थे, पर वे कमजोर पलों में जब तक अनुवादी का नाम लेना नहीं भूलते। अभिकार ने सच्चे मन से अनुदी से प्यार किया था। प्यार करना और प्यार पाना दोनों में कितना अंतर है, अनुवादी कभी समझ नहीं सकेगी। अनुवादी अभिकार के हिस्से का प्रतिफल थी। ज्ञा को तो खैरात बनकर मिला। ज्ञा अंदर ही अंदर अनुदी के प्रति ज्वालामुखी की भांति सुलग रही थी। 6 महीने निकल गए थे। एक दिन मम्मी ने उसे फ़ोन किया, क्या आज शाम को तुम और अभिकार हम खाना हमारे साथ खाना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अविकार ने मीटिंग में व्यस्त होने का बहाना बना दिया और ज्ञा को अकेले जाने को कहा। अविकार उसके घर अभी सिर्फ 2 बार ही गए थे, एक बार पग फेरे पर और दूसरी बार उसे लाने मम्मी जी द्वारा जबरदस्ती भेजने पर। दूसरी बार अविकार उसे बाहर से ही लिवा लाए थे। शाम को जब वो घर पहुंची तो देखा घर में बड़ी रौनक थी। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बने हुए थे। दूसरी तरफ छोटी सेंटर टेबल पर रंग बिरंगे रैप किए हुए कुछ गिफ्ट। मम्मी ज्ञा को देखती ही बोली, आ गई तू? देख तो मुझे सारे काम अकेले करने पड़ते हैं, तू थोड़ा पहले आ जाती तो कुछ मदद हो जाती। आपने शाम को ही बुलाया था मम्मी, वैसे यह सब तैयारी किसके लिए हो रही है? गिफ्ट किसके लिए लाए गए हैं? अनु के लिए, और किसके लिए? क्या अब जो होना था वह हो गया? अब वह दिनकर के साथ खुश है, उसका घर बस गया, अब कैसी नाराज़गी? मैंने तेरे पापा को भी समझा दिया है, वे भी मान गए। अनु आती ही होगी, उसे जी भर कर देख लूँ तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। तेरे पास तो सब कुछ है, वह थोड़े अभाव में जी रही है। माँ हूँ, कुछ कपड़े गहने दे दूँगी तो माँ की ममता भी तृप्त हो जाएगी। माँ अपनी रौ में ही बोली जा रही थी। अनुज्ञा के मन में बहुत कुछ चुटक गया। अनुदी को माफ़ कर दिया इतनी आसानी से? ना कुछ कहा, न सुनाया, इतनी सहजता से सब भुला दिया, और उसके साथ हुई नाइंसाफ़ी के लिए 2 शब्द भी नहीं निकले। पापा अनुदी को लेने गए थे। वे भूल गए कि उस दिन दी की वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ा था। पापा के साथ दिनकर जिया जी और अनुदी कैब से उतरे तो बाहर पोर्च में खड़ी गाड़ी देखकर अनुदी की आंखें चुंधी आ गई। अनुदी साधारण गाड़ी में गले में आर्टिफिशियल सेट पहने हुई थी। माँ से लिपट कर अनुदी खूब रोई। इतने दिनों दूर रहने के बाद अपने प्रियजन से मिलने की खुशी अलग ही होती है। दिनकर जीजू ने माँ के पैर छुए। माँ ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। कैसी हो गया? एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाकर दिनकर ने पूछा। ठीक हूँ जीजू, उसने हाथ मिलाते हुए कहा। आप कैसे हैं? एक प्रति प्रश्न उसे भी करना था। तब तक दी का ध्यान उसके ऊपर चला गया। वह उसके भी गले मिली, मगर वह आत्मीयता नहीं थी जो माँ के गले मिलकर थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि मम्मी ने इशारों से मना कर दिया। मन की बात मन में रह गई। दी उसके डायमंड नेकलेस, नेट की साड़ी और हाथों में सोने के कंगन देखकर तंज के भाव से बोली, अरे ज्ञा, तेरे तो बड़े ठाठ है। उसके अधरों पर फीकी मुस्कान उतर आई। अपनी अपनी किस्मत है दी, आपने प्यार की राह चुनी और मैंने। इससे पहले वह कुछ और बोल पाती, मम्मी ने बात बदल दी। चलो सब लोग खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। खाना खाते वक्त दी उसे तिरछी नज़रों से देख रही थी। उसके मन में कोई फांस चुभ गई। माँ पापा के चेहरे पर दी को लेकर कोई शिकन न थी। इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दिया जा सकता है? यह प्रश्न उसके दिमाग में कौंध रहा था। ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। अकेले में मम्मी ने उससे कहा, ज्ञा, जो हो गया वो अच्छा नहीं हुआ था, मगर अब सब ठीक है। तू अच्छे घर में सेटल हो गई, वरना तेरे दबे रंग के कारण कौन लड़का हामी भरता। मैं यह नहीं कह रही कि अनूप की गलती नहीं है, मगर अब कहने सुनने से क्या हासिल होगा? दोनों बहनों में प्रेम प्रीत बनी रहे। माना कि तू उस दिन शादी के लिए तैयार भी नहीं थी, लेकिन यह भी सोच, आज उस दिन की वजह से ही तू लाखों में खेल रही है। और अनु को देख, वह तो दिनकर के साथ संघर्ष ही करेगी। सब किस्मत की बातें हैं, तू अब सब भुला दे। मम्मी की बातें समझ आ गईं, लेकिन वह उस दिन को कैसे भूल सकती है? माँ को समझाना बेकार था। वे अपने तरीके से सोच रही थी। दिनकर जीजू ने अकेले में उससे पूछा, क्या तुम खुश हो ना? हाँ जीजू,
मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती थी कि उस दिन बिना बताए अनु को लेकर चला गया। मैं अनु को खोना नहीं चाहता था। माफ़ करो कि ना अपने जीजू को। जीजू, सवाल माफ़ करने या ना करने का नहीं है। मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि अनु के जाने के बाद तुम्हें बलि की बेदी पर चढ़ना पड़ेगा। जानता हूँ तुम पर क्या गुजरी होगी। जब तुमसे शादी करने के लिए कहा होगा, तुम पर तो वज्रपात हुआ होगा ना, तुम्हारे ख्वाब टूट गए होंगे। कुछ नहीं कह पाई, गला रूंध गया, आंखों में जमा बादल बहने लगा। इस तरह तो किसी ने नहीं सोचा जीजू। सब यही कहते रहे कि बड़े और ऊंचे घर में ब्याह हुआ है, बिल्ली के भाग से छींका टूटा है। कोई मेरी पीड़ा नहीं समझ पाया। मैं समझता हूँ सुख की परिभाषा बैंक बैलेंस के होने से सार्थक नहीं होती। सुकून तो दिल से दिल मिलने से है। कोशिश करना सब ठीक हो। जी जीजू, शुक्रिया आपका मुझे समझने के लिए। अपनी दीदी को माफ़ कर दो क्या? तुम्हारे आंसू से लिखी इबारत से मैं कभी अपना घर नहीं बसा पाऊंगा। दी के पास जाकर वह उनसे फिर गले लग गई। क्या किसी के हिस्से का सुख मिला है ताउम्र सहेज कर रखना। दी की बात वह भली भांति समझ गई थी, फिर भी कुछ नहीं कहा। समय के साथ अनु दी को भी 2 बच्चे हो गए। क्या भी मेहुल की माँ बन गई। मेहुल के आने के बाद घर में रौनक हो गई। दादा दादी की आंखों का तारा और पापा का बेहद लाडला बच्चा था। उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया। अविकार भी अपने बिजनेस की नित नई ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। पैसों का अथाह भंडार था। हर साल घर में नई गाड़ी खरीद ली जाती। लगभग वर्ल्ड टूर कर चुकी थी क्या। मेहुल पढ़ाई में अच्छा कर रहा था। अविकार ने वैसे तो कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। उन्होंने वह सब दिया जो एक पत्नी का हक होता है। बस एक बात का अफसोस रहा कि वह उनकी प्रेयसी नहीं बन पाई। उनके ख्वाबों में सदा अनुदी बसी रही। उसके और अविकार के दिलों में प्रेम का कोई बीज नहीं पड़ा तो फूल कैसे बनता। वह सिर्फ पत्नी थी, माँ थी और थी इस बड़े खानदान की बड़ी बहू। उसकी अविकार से ज़्यादा कभी बात नहीं होती। उसे याद भी नहीं कि उन्होंने कभी लंबी बातचीत की होगी। उन्हें शायद पता भी नहीं कि ज्ञा क्या पसंद करती है क्या नहीं। मेहुल के होने के बाद उन्होंने उसे कभी छुआ भी नहीं। बेजरूरत भर ही बात करते। सबको लगता ज्ञा मेरी भोग रही है जो कभी अनुदी के हिस्से की थी। अनुदी भी खुद को नहीं समझती या समझना नहीं चाहती। उन्होंने एक बार कहा भी, ज्ञा मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैं प्यार में अंधी होकर उस दिन दिनकर के साथ चली गई। भूखे पेट मोहब्बत भी नहीं की जाती। यह सुख तो तू आज भोग रही है वह कभी मेरा होने वाला था। मैं नहीं छोड़कर जाती तो तुझे कभी नसीब नहीं होता। मैं आज भी उस दिन को याद करके पछताती हूँ। काश दी, आप ही नहीं मैं भी उस दिन को कोसती हूँ। वह मेरा सब कुछ छीन कर ले गया। दी को ना समझना था ना समझी। उनके और ज्ञा के बीच में अमीरी और गरीबी की गांठ पड़ चुकी थी। दिनकर जीजू कभी कभी मन की बात कर लिया करते थे। वे सरकारी क्लर्क थे। उनके बच्चे मेहुल की बराबरी नहीं कर सकते थे। अक्सर जीजू और दी में रोज़मर्रा ज़रूरतों को लेकर खटपट हो जाया करती थी। दिनकर जीजू अब कम मुस्कुराते और हमेशा हंसने खिलखिलाने वाली अन्नू दी अब चिड़चिड़ी हो चुकी थी। मैंने एक बार उनकी मदद करनी चाहिए तो दिनकर जीजू ने अपने स्वाभिमान का हवाला देकर मना कर दिया। अभिकार के साथ हाई सोसाइटी की पार्टी में उनके साथ जाना अनिवार्य था, चाहे मन हो या नहीं। जीवन में इतने वर्षों में क्या क्या खोया क्या पाया का अक्सर आकलन करती। इस आकलन में खुद को रिक्त ही पाती। भले लोगों की नज़रों में सर्वसंपन्न थी। अच्छा घर, प्रतिष्ठित और कामयाब पति और आज्ञाकारी बेटा होने के बावजूद ज्ञा के दिल में एक कसक बाकी थी। काश राज आज भी याद आते हैं। मुलाकात हुई, एक बार उनसे पूछा था, कैसे हो राज? मेरे जीवन के रंगों को फीका कर अपने जीवन के चांद सितारों से खेलने वाली मुझसे क्यों पूछ रही हूँ मैं कैसा हूँ? उनकी बात सुनकर ज्ञा का दिल टूट गया। ऐसा क्या गुनाह कर दिया? माता पिता की इज्जत रखने के लिए ही शादी तो की थी ना। किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। अविकार तो उसके मन के एकांत को आज तक समझने को तैयार नहीं थे। पार्टी पूरी रात चलती रही। धीरे धीरे मेहमान विदा हो गए। घर के सब लोग थक कर सो गए। ज्ञा बाबरी बन अनजान सफ़र पर किसी मृग तृष्णा में भटकती रही। काश कोई होता जो हृदय की गहराई में उतरकर उसकी पीड़ा और वेदना को समझ पाता। वह खिड़की के उस पार दूर आकाश में चांद को विदा लेते देख रही थी। धीरे धीरे रात का अंधेरा छटता जा रहा था और सुबह का उजास लोगों की दिनचर्या में शामिल हो जाता है। अनुज्ञा खिड़की के पास अपने विचारों की उधेड़-बुन में व्यस्त थी। तभी पीछे से अविकार ने उसे बाहों में भर लिया। वह इस अप्रत्याशित पल के लिए तैयार नहीं थी। अविकार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रेल की पटरियों की भांति हम दोनों अकेले बहुत दूर निकल आए हैं, मगर अब मैं साथ साथ चलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम्हारे हिस्से का सुख मेरे पास उधार रखा है।
वह तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी वह प्रतीक्षा जो आंखों में अनवरत बहती है, उसे मिटा देना चाहता हूँ। मेहुल ने बिजनेस संभाल लिया है, बस अब सुकून से शेष बची ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ और इन सबसे ऊपर अपनी वाइफ से इश्क करने की इजाज़त चाहता हूँ। ज्ञा की आंखें भर आई। ये क्या मैडम, हम प्यार के लिए झोली फैलाए खड़े हैं और आप बादल वर्षा कर रही हैं। इतनी प्यारी बात सुनने की आदत नहीं है ना अविकार जी, उसने पनीली आंखों से कह दिया। आदत डाल लो डियर, अविकार ने उसकी बहती आंखों को चूम लिया। अब ऐसी बातें रोज करने वाला हूँ। आखिर अनुज्ञा को उसके हिस्से का सुख मिल गया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? हालांकि बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन कहानी बड़ी ही अच्छी थी, इसलिए मैंने कोशिश की पूरी सुनाने की। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, हो सके तो शेयर भी करें और साथ ही जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।